बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास नाइन्थ बायोलॉजी उर्दू मीडियम चैप्टर बाब नंबर 7 यानी बायो इनर्जेटिक्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कौन से जो है ना वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उन तमाम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को भी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए बेटा, इस चैप्टर का सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो आपके पास है बेटा, डिफाइन बायो इनर्जेटिक्स यानी बायो इनर्जेटिक्स की तारीफ़ करें। तो बायो इनर्जेटिक्स आपने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। देखिए बायो इनर्जेटिक्स, इसमें दो वर्ड हैं, एक है बायो और एक है इनर्जेटिक्स। बायो का मीन क्या होता है जी? जानदार। और इनर्जेटिक्स मीन एनर्जी, यानी जानदारों के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी के जो ताल्लुकात हैं और एनर्जी के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं, इसे हम किस में डिस्कस करते हैं बेटा? बायो इनर्जेटिक्स के अंदर। तो ये क्या करनी है, सबसे पहले आपने इसकी जो है ना वो डेफिनेशन करनी है, बायो इनर्जेटिक्स। अच्छा, इसके बाद बेटा आपने जो है ना इस चैप्टर का जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चंस है, इसके बाद बेटा हमारे पास इस चैप्टर का जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से क्या मुराद है। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से क्या मुराद है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की तारीफ़ करें। तो इसको बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से यहाँ से करना है कि ज़िंदगी के तो जो तमाम अफ़ाल होते हैं, ज़िंदगी में जो भी हमारे पास कामकाज है, चाहे वो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ब्रीदिंग है, जितने भी कामकाज होते हैं उन तमाम कामकाज को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो जो एनर्जी जिन रिएक्शन से हम हासिल करते हैं उन रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी जो भी हम फूड खाएंगे उस फूड के अंदर क्या होंगे? केमिकल रिएक्शंस होंगे। और उन केमिकल रिएक्शंस को, यानी कि जो भी हम खुराक लेंगे तो उस खुराक के अंदर क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस का। किसका नाम देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है? बेसिकली जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के दरमियान, यानी कि जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का तबादला होता है। देखिए, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरीके से जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसे हम नाम देते हैं रिडक्शन का। तो ये आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मुराद है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मुराद है। सेकंड आपसे ये पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की तारीफ़ करें। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर आपने सेकंड पॉइंट ये ऐड करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तारीफ़ में, कि जब एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम छोड़ता है, यानी जब कोई मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम को रिलीज़ करता है, छोड़ देता है, तो दरअसल वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो उसको भी हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन का। इसी तरीके से जब कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम हासिल करता है तो दरअसल वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, उसे हम नाम देते हैं रिडक्शन का। तो ये दूसरा पॉइंट जो है ना आपने ये भी इसमें मेंशन करना है। ये डायग्राम में देखें, ये आपके पास एटम ए है, इसके पास क्या है जी? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे देता है, तो ए की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन, और बी की क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। तो ये भी जो डायग्राम ये भी आपने इसके साथ बनानी है। यहाँ तक हमारे 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो बायो इनर्जेटिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है ना इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास है जी एटीपी। एटीपी से क्या मुराद है? यानी ये बेसिकली क्या है? सेल्स की एनर्जी करेंसी है। सेल को कोई भी काम करना है तो उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? उसे एटीपी चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को हम नाम देते हैं एटीपी का। देखिए, तमाम सेल्स की बड़ी एनर्जी करेंसी क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। यानी एटीपी का एक और नाम क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म है एटीपी। अब ये जो एटीपी एनर्जी है ये सेल्स कोई भी काम करता है, चाहे वो डीएनए बनाता है, आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है, या जो है ना नर्व इम्पल्स की तरसील होती है हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये एक्सोसाइटोसिस है, कोई चीज़ जो है ना क्या करती है? सेल से बाहर जाती है, कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है, कोई मॉलिक्यूल लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। तो इन तमाम काज करने के लिए सेल्स को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ का हम नाम देते हैं किसका जी? यानी कि एनर्जी का। तो अब वो जो सेल जो एनर्जी इस्तेमाल करेगा उसको हम नाम देंगे एटीपी का। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना बेटा आपने करना है, एटीपी के सब यूनिट से क्या मुराद है, या एटीपी के सब यूनिट तहरीर करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी करना है। तो एटीपी के बेटा अगर हम डायग्राम में देखें तो इसकी 3 जो है वो सब यूनिट है। पहला हमारे पास है जी
देखिए जी, फर्स्ट हमारे पास एडिनिन है जो कि एक डबल रिंग है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, राइबोज है जिसमें 5 जो है ना कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इसमें क्या है, 3 जो है ना वो फास्फेट हैं जो कि एक लीनियर चेन में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, यानी सीधी चेन में क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। इसको आपने बेटा क्या करना है, हर एटीपी मालिक्यूल में 3 सब यूनिट होते हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी आ सकता है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसी तरीके से आपको जो है ना एक साइड बॉक्स दिया हुआ है कि एटीपी को किसने जो है ना डिस्कवर किया था। दिस इज़ इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर एमसीक्यूज। इसके अलावा आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी कर लेना है। 1929 में कार्ल लोहमैन ने एटीपी को दरियाफ्त किया। अच्छा, इससे 1941 में नोबल इनाम याफ्ता फ्रिट्ज लिपमैन ने एनर्जी के तबादले के लिए अहम मालिक्यूल के तौर पे बयान किया। तो ये जो साइंटिस्ट हैं फ्रिट्ज लिपमैन ने, इसने जो है ना ये डिस्क्राइब किया था कि ये बेसिकली जो है ना एनर्जी के तबादले के लिए एक अहम जो है वो मालिक्यूल है। तो इसको भी आपने जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से आपने देख लेना है। ये बेसिकली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था कि एटीपी के कितने जो है ना सब यूनिट होते हैं और इनको आपने क्या करना है, तहरीर करना है, ठीक है। इसका ये आपके पास जो है ना स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है ना डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो हमारे पास है जी, फोटोसिंथेसिस से क्या मुराद है और उसकी जो है ना वो मसावत बयान करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ ये तमाम बच्चे इस शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी जो है ना वो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके साथ दूसरे भी शॉर्ट क्वेश्चन वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो बच्चे कंप्लीट चैप्टर करना चाहते हैं वो भी कंप्लीट चैप्टर भी तैयार जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको जो है ना वो सब बच्चे तैयार करेंगे। देखिए बेटा, इसके बाद आपके पास है जी फोटोसिंथेसिस। फोटो स्टैंड फॉर लाइट और सिंथेसिस का मीन होता है खुराक तैयार करना। तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, हवा से लेते हैं, पानी जो है वो ज़मीन से लेते हैं, सूरज की रोशनी को जो है ना जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, इस्तेमाल करते हैं, जिससे ग्लूकोज तैयार करते हैं। और इस दौरान क्या बनता है, ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनता है। और फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें छोटे मालिक्यूल मिलकर एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं। तो इसको आपने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद ये इसकी इक्वेशन है, यहाँ से आपने करना है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी 6 मालिक्यूल हैं, 12 मालिक्यूल हैं वाटर के, इसके अलावा लाइट एनर्जी है। और इसको क्या करते हैं जी, क्लोरोफिल इस्तेमाल करेंगे और इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और प्लस इसमें से जो है ना वो पानी जो भी जो है ना वो खारिज होता है। तो ये आपने जो है ना इक्वेशन करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैं आपके साथ एक मरतबा दोबारा जो है ना वो क्लियर कर दूं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा सब ने लाजमी करना है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और इसके बाद ये इसकी इक्वेशन जो है ये आपने अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को जिसमें ले जाना ये ज़्यादा अहम नहीं है, एहतियातन आप करना चाहें तो इसको आप कर सकते हैं। इसको आपने करना है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आपने इसकी जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें और दूसरा जो है इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से क्या मुराद है। लाइट रिएक्शन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि लाइट एनर्जी को पौधे क्या करते हैं, इस्तेमाल करके हाई एनर्जी मालिक्यूल क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं और क्या बनाते हैं जी, एनएडीपीएच बनाते हैं। एटीपी बनाते हैं और एनएडीपीएच। और ये रिएक्शन कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट की थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स में होता है। यानी जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती है ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, तो इसके अंदर क्या होती है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो उन थैलाकोइड जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर यानी क्या होते हैं, बेसिकली क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये रिएक्शन वहाँ होता है। इसके अलावा इसे हम नाम देते हैं कि इसका लाइट रिएक्शन का। दूसरे मरहले में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये देखें क्या इसकी क्या होती है, रिडक्शन। इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, इससे क्या बनता है, इससे शुगर बनता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस का। और ये कहाँ होता है, बेसिकली ये रिएक्शन होता है इस रिएक्शन के अंदर एक तो एटीपी को इस्तेमाल किया जाता है और एनएडीपीएच को इस्तेमाल किया जाता है। और ये रिएक्शन होता है स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ तक करना है। अच्छा, नेक्स्ट इस चैप्टर का अगर हम जो है ना शॉर्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लाइट रिएक्शंस की जो समरी है, लाइट रिएक्शन की समरी पर जो है नोट लिखें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अच्छे से करना है। उसकी जो डायग्राम है ये भी आपने जो है ना बनानी है। इसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जी स्कीम किसे कहते हैं। ये जो जेड शक्ल के चार्ट की वजह से लाइट रिएक्शन के तमाम सिलसिले को हम जी स्कीम भी कहते हैं। ये जो आपको शेप नज़र आ रही है ये जेड शेप है, तो इसलिए इसको हम जी स्कीम का नाम भी देते हैं। अच्छा, इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो है वो हमारे पास है एटीपी। एटीपी जो है ना यानी सेल्स एनर्जी करेंसी, सेल की एनर्जी करेंसी पर नोट लिखें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसको भी आपने लाजमी जो है ना देख लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद फिर आपने बेटा इसको करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इसको आपने यहाँ से जो है ना वो यहाँ तक, ठीक है।
और इसको अगर आप मुकम्मल भी करना चाहें तो आप मुकम्मल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास इस चैप्टर का जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। इसकी जो डायग्राम है वो भी बनानी है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं फोटोलाइसिस, तो एहतियातन आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। फोटोलाइसिस, फोटो मीन लाइट और लाइसिस का मीन ब्रेक डाउन, कि जब लाइट की प्रेजेंस में वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, इसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई अहम लॉन्ग है। इसको आपने करना है। तीनों ये जो स्टेप्स हैं ये आपने डिस्कस हैं। इसके बाद आपने जो डायग्राम है ये भी आपने बनानी है। देखिए ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। 5 कार्बन के मॉलिक्यूल ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो इससे 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। इसमें ATP इस्तेमाल होती है, NADPH इस्तेमाल होता है। और ये जो है ना आपके पास जी 6 कार्बन कंपाउंड जो है ना ब्रेक होता है, उससे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एक से ग्लूकोज बनता है, दूसरा जो है उसको दोबारा रिसाइकल कर लिया जाता है। तो देखिए मैं जो है ना इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए थोड़ी से जो है ना आपको मेन इसके जो की पॉइंट है वो डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से इसके वीडियो को जो है ना वो मुकम्मल कर सकूँ। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास है जी क्लोरोफिल और रोशनी का किरदार। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने बेटा करना है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक पिगमेंट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्लांट के अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट होते हैं और मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फोटो सिस्टम, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जब एक गुच्छे की शक्ल में क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड में इकट्ठे हो जाते हैं तो इसे हम नाम देते हैं बेटा फोटो सिस्टम का। और क्लोरोफिल ए सबसे अहम पिगमेंट है। दूसरे पिगमेंट को हम एसेसरी पिगमेंट कहते हैं और इनमें क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड शामिल हैं। तो इसको आपने यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी लिमिटिंग फैक्टर्स। इसको आपने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है लिमिटिंग फैक्टर को, ठीक है। कोई भी ऐसा माहौलियाती अंसर जिसकी गैर मौजूदगी या कमी किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की रफ्तार को कम कर दे, उस मखसूस रिएक्शन के लिए उस फैक्टर को हम नाम देते हैं लिमिटिंग फैक्टर का। तो इसमें जो फैक्टर इसके आपने नाम भी बताने हैं, एक रोशनी की शिद्दत है, दूसरा टेम्परेचर है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है और चौथा आपके पास है बेटा पानी की दस्तियाबी। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इसको मुकम्मल करना है। ये मुकम्मल कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास जो है ये जो फैक्टर है इसको आपने यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक टेम्परेचर हो जाएगा। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, इसका जो सेकंड पार्ट वो हमारे पास है जी रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सबसे पहले यहाँ पे आपने बेटा करना है जी, रेस्पिरेशन की अगर तारीफ़ आ जाए, देखिए रेस्पिरेशन कहते हैं जी खुराक की जो ऑक्सीडेशन है, खुराक की ऑक्सीडेशन को हम नाम देते हैं किसका, रेस्पिरेशन का, जिसमें हमें क्या होता है जी खुराक से एनर्जी जो है ना वो हासिल होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी खुराक की ऑक्सीडेशन को रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेल लेवल पे रेस्पिरेशन होती है उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इस अमल के दौरान जो CH बांड होता है ग्लूकोज के अंदर, उस CH बांड को तोड़ा जाता है किसके जरिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए। और इसके जरिए क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, पानी भी बनता है और इस दौरान एनर्जी भी पैदा होती है और इस अमल को हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और इसकी इक्वेशन जो है ना आपने ये देनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको भी आपने लाजमी जो है ना अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद जो आपके पास है जी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तारीफ करें। ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाली सेलुलर रेस्पिरेशन को एरोबिक कहते हैं, जबकि वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो उसे हम कहते हैं एनएरोबिक। यानी अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसे हम कहेंगे एरोबिक। और अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगी, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगी तो उसे हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने इसको जो है ना वो मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन या इसका दूसरा नाम है फर्मेंटेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको आपने अच्छे से कीजिएगा। इसको आपने यहाँ से लेकर इसको आपने बेटा नेक्स्ट पेज पे जो है ना मुकम्मल इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। और इसके जो 2 टाइप्स हैं, अक़साम हैं, इसको भी आपने अच्छे से कीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें आपने MCQs के हवाले से भी देखना है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन से जानदार इस्तेमाल होते हैं, यानी कौन से जानदार इसमें जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है और इस तरह आपके पास यीस्ट है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो है ना वो बैक्टीरिया क्या करते हैं जी, हिस्सा लेते हैं। तो इसको आपने यहाँ तक करना है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपके पास है जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली जो है ना इसकी अहमियत, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत ये भी आपने जो है ना वो मुकम्मल करनी है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत आपने मुकम्मल करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है एनएरोब्स, इसको आपने बेटा करना है आज से लेकर यहाँ तक। आज भी जब आज़ाद ऑक्सीजन जो है ना मौजूद है तो चंद जानदार जिनमें बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। तो ऐसे जानदारों को हम नाम देते हैं एनएरोब्स का।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जी रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म। इसमें 3 आपके पास बड़ा स्टेप है। एक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के मालिक्यूल को, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है, उसे 3 कार्बन के 2 मालिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ये पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है, और इस मरहले में ऑक्सीजन जो है ना वो ज़रूरी नहीं होती। अगर ऑक्सीजन हो तब भी रिएक्शन हो जाता है, और ऑक्सीजन ना हो तब भी रिएक्शन हो जाता है, हो तब भी हो जाता है। तो इसीलिए इस मरहले में ऑक्सीजन जो है ना इस्तेमाल नहीं होती। इसके बाद क्रैब साइकिल है, तो इसको अपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कर लेना है कि पेरोविक एसिड के मालिक्यूल की मुकम्मल क्या होती है? ऑक्सीजन की जाती है। इस दौरान जो है ना ATP, NADPH, FADH2 बनते हैं। क्रेब्स साइकिल में दाखिल होने से पहले पेरोविक एसिड को 2 कार्बन वाले कंपाउंड यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील किया जाता है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास बेटा जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि एक आखिरी स्टेप है। इससे मुराद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं, और इस मरहले में भी क्या होता है जी, NADPH, FADH2 में से जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस को निकाला जाता है। किस में से? FADH2 से और NADH2 से। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर इनको लेके जाते हैं। जब यही इलेक्ट्रॉन कैरियर से गुजर रहे होते हैं तो इनमें से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और जिसे हम नाम देते हैं ATP मालिक्यूल। और इस सिलसिले के आखिर में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस जो है ना मालिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं? पानी। इसी चीज़ को देखें, ये जो है ना आपके पास जो है ना इक्वेशन आपको नेक्स्ट पेज पे दी हुई है। देखें बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, देखें ग्लूकोज है, इसमें क्या होता है? ADP, NADP, इसके अंदर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। इससे जो है ना 2 मालिक्यूल बनते हैं। पेरोविक एसिड से ATP बनती है, प्लस क्या बनता है? NADH। अब ये जो 2 पेरोविक एसिड के मालिक्यूल हैं, इसके अंदर क्या होता है? कोएंजाइम ए ऐड होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद जो है ना ये पेरोविक एसिड के मालिक्यूल के अंदर कोएंजाइम ऐड होता है, इससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अच्छा, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए में ADP, FAD प्लस NAD, और इसमें से कोएंजाइम जो है ना ये निकल जाता है। इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADH प्लस FADH2। अच्छा, इसके बाद ये जो FADH2 और NADH ये क्या करते हैं जी, ये बेसिकली जो है ना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो आयंस होते हैं इनको रिलीज करते हैं। इसके अंदर जो मालिक्यूल ऑक्सीजन है ये ऐड होता है, इससे वाटर बनता है ATP, NAD प्लस और FAD प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? कोएंजाइम है। इसके बाद ये जो पैराग्राफ इसको आपने MCQs के हवाले से देख लेना है कि हर NADH जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 ATP बनाता है, तो इसको आपने जो है ना MCQs के हवाले से देख लीजिएगा। अच्छा, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ना 36 ATP बनते हैं, और एनारोबिक में सिर्फ 2 जो है ना ATP बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना है, इसको आपने कर लीजिएगा अच्छे से। ये डिफरेंस है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। जैसा कि सबसे पहले खसूसियत आपने बतानी है कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म है। और दूसरी जो है ना एनर्जी के पैदा करना या खर्च होना। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जो है ना को बाउंड एनर्जी में तब्दील किया जाता है, इसमें बाउंड एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। और ये फोटोसिंथेसिस किन जानदारों में होती है? चंद बैक्टीरिया, तमाम एल्गी, तमाम पौधे, और रेस्पिरेशन तमाम जानदारों में होती है। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। रेस्पिरेशन कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये किस वक्त होती है? ये सिर्फ दिन के वक्त यानी रोशनी की प्रेजेंस में होती है, और ये क्या होती है? ये तमाम वक्त होती है। अच्छा, इसी तरीके से लास्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन जो कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अहम है, वो हमारे पास है जी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से कीजिएगा। यानी कि एक आपके पास बेटा क्या है? एरोबिक जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक जो कि इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है। इसमें जो है ना ATP मजमूई कितना बनते हैं? 36 ATP इसमें 2 हैं। इसमें जो एंड प्रोडक्ट हैं, इख्तितामी प्रोडक्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है। इसमें क्या है? लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कहाँ होते हैं? ये ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में होती है। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनारोबिक कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। अच्छा, इसमें जो अहमियत की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो जानदार होते हैं वो क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और एनएरोबिक जानदारों के लिए एनर्जी का जो जरिया है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक जानदारों के लिए भी ऑक्सीजन की कमी की सूरत में, यानी कि एरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब भी वो क्या करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसमें कई प्रोडक्ट मसलन इथाइल अल्कोहल, पनीर वगैरह इसका जो है ना वो ज़रिया है। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करें। माई सेल्फ मोहम्मद अहमद, आई डिड MSc Botany and B.Ed. Hopefully everyone is healthy and safe. I am praying for everyone. Love you all.